स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीलका फिजिक्स क्लासेज। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स का और चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारे कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अध्ययन किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी पॉइंट चार्ज के कारण, आवेशों के निकाय के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हम इससे पहले वाले भागों में कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है उसके बारे में जानेंगे हम आज के वीडियो में। तो आप यहाँ पर नोटबुक और पेन साथ लेके बैठिए, क्योंकि हम साथ के साथ परिभाषाओं को नोट कर रहे हैं। उनमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक या कंडीशन जो होती हैं उनको भी आपको नोट करवाते हैं, तो आप साथ के साथ उनको नोट कर सकते हैं। तो बिना समय खराब किए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल शब्द जो है, जो कि आपको पहले ही बताया हुआ है, जो भी टॉपिक होगा वो इससे पहले वाले भाग का ही आगे का पॉइंट होगा। द्विध्रुव का मतलब है कि यहाँ पर द्वि का मतलब डबल और ध्रुव का मतलब दो पोल, यानी दो सिरे बनते हैं, ऐसा कोई सिस्टम होगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो विद्युत शब्द हुआ वो हमारे पास रिलेटेड हो गया किससे? आवेश से रिलेटेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई दो आवेश होंगे, हमारे पास दो आवेश होंगे, और जब दो आवेश एक साथ होते हैं तो इसका मतलब उस पूरे दो आवेशों का एक साथ लेते हैं तो दोनों आवेशों से मिलकर क्या बनेगा? एक निकाय बनेगा। दो आवेशों का क्या बनेगा? एक जोड़ा बनेगा। तो अनेक आवेशों के समूह के कारण हम किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ज्ञात कर चुके हैं। तो पॉइंट वहीं से रिलेटेड हो गया। तो हमारे पास विद्युत द्विध्रुव जो है, विद्युत द्विध्रुव भी एक निकाय ही है, लेकिन इस निकाय में हमारे पास सिर्फ कितने चार्ज हैं? दो चार्ज हैं। और कंडीशन ये है कि दोनों चार्ज जो होंगे उनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो समान होगा। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, मैग्नीट्यूड क्या होगा? उनका समान। लेकिन उनकी जो नेचर होगा यानी उनकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? विपरीत। विपरीत होने का मतलब है एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो अब हमारे पास कोई ऐसे दो चार्ज हों जिनका परिमाण समान हो, प्रकृति विपरीत हो और दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हों। एक ही पॉइंट पर दोनों नहीं होने चाहिए, दोनों थोड़ी दूर दूर होने चाहिए। तो इस प्रकार से जो युग्म बनेगा, जो जोड़ा बनेगा या जो निकाय बनेगा, वो निकाय क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। तो ये जो जोड़ा बन गया, ये जोड़ा क्या कहलाएगा भाई? विद्युत द्विध्रुव। यदि हमारे पास आवेश ऐसे हैं, प्लस 2q चार्ज है, माइनस q चार्ज हैं, दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं, तो यहाँ पर देखिए प्रकृति विपरीत है, दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर भी हैं, लेकिन इसका मान 1 और इसका मान कितना? 2। तो इनका परिमाण आपस में समान नहीं है। तो ये जोड़ा क्या विद्युत द्विध्रुव होगा? यह जोड़ा विद्युत द्विध्रुव नहीं होगा। मान भी बराबर होने चाहिए, मतलब ऐसा हो सकता है +2 हो सकता है, -2 हो सकता है। यहां पर हमारे पास -3q हो सकता है, +3q का जोड़ा हो सकता है, +4q हो सकता है, -4q हो सकता है। तो ये जोड़े जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? विद्युत द्विध्रुव। तो सीधा सा अर्थ समझ में आ गया होगा। विद्युत द्विध्रुव दो आवेशों का एक जोड़ा है जिसमें दोनों आवेश जो हैं वो समान परिमाण के हैं, प्रकृति विपरीत है, तो और एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। परिभाषा हमने यहाँ पर लिख दी है कि जब दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित हों। ध्यान रखना, दोनों आवेशों के बीच की दूरी बिल्कुल कम होगी, पर स्थित हों, तब इन दोनों आवेशों का जो निकाय बनेगा, इन दोनों आवेशों का ये जो कंबाइंड रूप बनेगा या जो युग्म बनेगा, इस युग्म को ही क्या कहा जाता है? विद्युत द्विध्रुव। यहाँ पर हमारे पास ये इसकी परिभाषा और ये हो गया इसकी संरचना। अब इसकी संरचना में हम कुछ शब्दों के बारे में और जान सकते हैं, जिसमें नंबर 1, क्योंकि इन शब्दों का उपयोग हम आगे वाले पॉइंटों में करेंगे और वहाँ पर हमें इसकी आवश्यकता होगी कि इस पॉइंट का मतलब क्या होता है। ध्यान दीजिए, पहला इसका शब्द है इस विद्युत द्विध्रुव का केंद्र बिंदु। विद्युत द्विध्रुव का केंद्र। तो विद्युत द्विध्रुव का केंद्र क्या होता है? कि विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के मध्य का जो बिंदु होता है,
विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के मध्य का जो बिंदु होगा, जिसे कि हमने O से दर्शा दिया है, वह मध्य वाला जो बिंदु होगा वह बिंदु उस विद्युत द्विध्रुव का क्या कहलाएगा? केंद्र बिंदु कहलाता है। परिभाषा हम यहाँ पर लिख देते हैं। एक और ध्यान दीजिए, विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी है? 2a, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2a। ये बिंदु O जो है वो इनके बिल्कुल मध्य में है, तो इसका मतलब इधर वाला जो हिस्सा है, यानी इस बिंदु को दे दिया A, इस बिंदु को नाम दे दिया B। A बिंदु पर -q, B बिंदु पर +q। तो अब आप ये बताइए कि A से O के बीच की दूरी कितनी होगी तथा O से B के बीच की दूरी कितनी होगी? A और B के बीच की दूरी 2a है, O इनके बिल्कुल मध्य में है, तो इसका मतलब 2a का आधा हो गया। तो A से लेके O के बीच की दूरी कितनी होगी? a। इसी प्रकार O से B के बीच की दूरी भी कितनी होगी? a। आगे हमें जरूरत पड़ेगी केंद्र से बिंदुओं के बीच की दूरी की, इस कारण से हमने इसको 2a बोला है, ताकि आधा करें तो हमारे पास नंबर में आए। बाकी आप 2a की जगह d भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों के बीच की दूरी d लेंगे तो ये हमारे पास d/2 हो जाएगा और ये भी हमारे पास d/2 हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा कि केंद्र बिंदु क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के ठीक मध्य का जो बिंदु होता है वो क्या कहलाता है? उसका केंद्र बिंदु। सेकंड पॉइंट यदि हम देखते हैं इसमें, और उसको बोला जाता है विद्युत द्विध्रुव की अक्ष। विद्युत द्विध्रुव की अक्ष, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष का मतलब होता है कि इस विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाते हुए जो रेखा गुजरती है, उस रेखा को क्या बोला जाता है? विद्युत द्विध्रुव की अक्ष। साधारण सा है, कोई समस्या नहीं होगी मेरे हिसाब से। आवेशों को मिलाते हुए जो रेखा गुजरेगी उस रेखा को क्या बोलते हैं? उसकी अक्ष कहते हैं। एक और पॉइंट यहां पर देखेंगे और उसको बोलेंगे हम क्या? उसकी निरक्ष। परिभाषा भी हम यहाँ पर लिख देंगे, आप पहले इनका अर्थ समझ लीजिए कि क्या होती है इनकी परिभाषाएं, वो अभी देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव की अक्ष का यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि दोनों आवेशों को मिलाते हुए आप एक रेखा खींच दीजिए, वो रेखा क्या होगी? उसकी अक्ष होगी। अब हमारे पास निरक्ष क्या होगी कि इस अक्ष के लंबवत, इस अक्ष के लंबवत उसके केंद्र से गुजरने वाली रेखा को उस विद्युत द्विध्रुव की क्या कहते हैं? निरक्ष। लंबवत तो ये रेखा भी हुई, ये वाली भी हो गई, ये वाली भी हो गई, लेकिन वो रेखा कहाँ से गुजरे? उसके केंद्र से। तो इसके केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा होगी उस रेखा को क्या बोला जाता है? विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष। तो दो परिभाषा ये बन गई हमारे पास। रटना नहीं है, इनको सिर्फ माइंड में बिठाना है कि अक्ष कहाँ पर खींची जाएगी, निरक्ष कहाँ पर खींची जाएगी, केंद्र बिंदु कहाँ पर होगा, क्योंकि आगे वाले टॉपिकों में हमें इन शब्दों की जरूरत पड़ेगी। तो अक्ष क्या हुआ भाई? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्ष, और अक्ष के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली रेखा क्या हो गई? उसकी निरक्ष। ये इनकी परिभाषा हो गई। एक पॉइंट और इसमें हम देख सकते हैं, नंबर 4। सबको एक साथ लिख लेंगे हम। यहां पर जो विद्युत द्विध्रुव है, अब आपके माइंड में बैठ गया होगा, विद्युत द्विध्रुव का मतलब है दो चार्ज हैं, वैल्यू समान है लेकिन उनकी प्रकृति अलग है। तो ये दोनों से मिलकर जो पूरा सिस्टम बनेगा, दोनों को एक साथ यूज करना है, तब उसको क्या बोलते हैं हम? निकाय। और वो निकाय ही क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव। ये क्लियर हो गया। तो अब आप ये बताइए यहां से विद्युत द्विध्रुव का टोटल चार्ज कितना होगा? एग्जाम में कई बार आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं, कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि एक विद्युत द्विध्रुव का नेट चार्ज क्या होता है। तो नेट चार्ज हम ज्ञात करते हैं आवेशों की योज्यता के अनुसार, यानी आवेशों की प्रॉपर्टी के अनुसार। ध्यान दीजिए, उसमें हमने देखा था जो भी आवेश हैं उन सभी आवेशों का जो बीजगणितीय योग होता है वह बीजगणितीय योग ही उसका नेट चार्ज होता है। इसका मतलब जितने भी आवेश हैं उनको चिन्ह सहित जोड़ दें तो हमारे पास उसका टोटल चार्ज आ जाएगा। चिन्ह सहित जोड़ते हैं तो पहला चार्ज हमारे पास -q है, सेकंड चार्ज कितना है? +q, फाइनल कितना हो गया भाई? 0। यानी विद्युत द्विध्रुव का नेट चार्ज क्या होगा? 0। जब भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसकी वजह से उत्पन्न होता है? चार्ज की वजह से। और हमारे पास यहाँ टोटल चार्ज कितना है? 0। तो इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। जब टोटल चार्ज 0 होगा तो इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर आवेश टोटल 0 है लेकिन इस विद्युत द्विध्रुव का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो ज्ञात किया जाएगा वो दोनों चार्जों की वजह से अलग अलग ज्ञात किया जाएगा। कहीं पर भी हम बिंदु लेते हैं तो उस बिंदु के ऊपर इन दोनों चार्जों की दूरियां अलग अलग हो जाएंगी। तो जब दूरियां आपके अलग अलग होंगी तो वहां पर इनकी वैल्यू भी अलग हो जाएगी, तो इसकी वजह से वहां पर टोटल चार्ज 0 नहीं होगा। तो
तो चौथा पॉइंट आप ये ध्यान रखना कि किसी इलेक्ट्रिक डायपोल का नेट चार्ज शून्य होता है भाई, लेकिन उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह शून्य नहीं होता है। तो अब नोट कर लेते हैं हम इसकी अक्ष और निरक्ष की परिभाषा, उसके बाद ले लेना इसका आप स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पर हमने इसकी परिभाषा लिख दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा पुनः दोबारा से देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो दो आवेशों का एक निकाय होता है, यानी उसमें सिर्फ दो ही आवेश होंगे। कंडीशन ये है कि दोनों आवेश जो हैं उनका मैग्नीट्यूड समान होना चाहिए, वो चाहे कितना भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन दोनों का सेम होगा। लेकिन प्रकृति उनकी विपरीत होगी, यानी एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तथा दोनों चार्ज जो हैं वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर होंगे। यदि एक ही पॉइंट पर दोनों चार्ज हैं तो ध्यान रखना वहाँ पर वो इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास -q +q, या आप यहाँ 2q, यहाँ पर भी 2q ले सकते हैं। दोनों के बीच की दूरी हमने 2a मानी है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसको उसकी अक्ष कहा जाएगा, तथा अक्ष के लंबवत उसके केंद्र से जो रेखा गुजरेगी उसको उसकी निरक्ष कहते हैं। ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल का टॉपिक। यहाँ पर हमारे पास जो निकाय हमने बनाया है, इस निकाय के द्वारा हम एक भौतिक राशि की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, और वो भौतिक राशि होगी हमारे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। वो देखते हैं अब। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो विद्युत द्विध्रुव जब हमारे पास में हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना, वो एक निकाय के बारे में बताया गया, एक सिस्टम के बारे में। यदि उसके साथ आघूर्ण शब्द लग रहा है तो ध्यान रखना वो एक भौतिक राशि है, और भौतिक राशि की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या होगी इसकी वैल्यू कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, दो आवेश हैं तो उनमें किसी एक का परिमाण हम लेंगे, यानी उसका मैग्नीट्यूड। तो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है उनका मान हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। तथा आवेशों के मध्य की जो दूरी होगी, जो हम कितनी मानते हैं, 2a, अत्यल्प दूरी है। ध्यान रखना एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की सीधी न्यूनतम लंबाई है, तो ये दूरी जो है एक तरह से उसका अल्प विस्थापन होता है। इन दोनों का जो गुणनफल होता है वह गुणनफल ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के क्या होता है, बराबर। मतलब आवेश और दूरी को गुणा कर दें तो हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसी को क्या बोला जाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो क्या परिभाषा हुई, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का जो गुणनफल होता है वह गुणनफल कहलाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, या हम ये कह सकते हैं कि उनका जो गुणनफल होगा वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के क्या होगा, बराबर होगा। डायग्राम हमारे पास में है -q +q लिया, दोनों आवेशों के बीच की 2a दूरी है। 2a जो दूरी है वो उसका एक तरह से अल्प विस्थापन है, इसलिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फाइनल सूत्र हो गया P वेक्टर बराबर Q × 2a वेक्टर, एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी। अब चूंकि अल्प विस्थापन है वह एक सदिश राशि है, तो P जो है वह भी एक सदिश राशि होगी। P यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सिंबल है, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं, P से। तो यहाँ से हमारे पास एक पॉइंट तो ये समझ में आ गया है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि है। यहाँ पर हम नोट कर देंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, और इसकी जो दिशा होगी तथा इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ध्यान रखना, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो इसका मतलब P वेक्टर की डायरेक्शन होगी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। आप यहां पर पॉजिटिव चार्ज इधर ले सकते हैं, नेगेटिव चार्ज इधर ले सकते हैं, तो P की डायरेक्शन इस प्रकार से हो जाएगी। आप -q +q को किसी और भी ले सकते हो। तो पहला हमारे को यह पता चला। सेकंड ज्ञात करेंगे हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, यानी उसकी यूनिट। और मात्रक ज्ञात करना तो भाई कक्षा 11 में आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया होगा। तो मात्रक हमारे पास इसके फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हो। पहली भौतिक राशि है आवेश, और आवेश का एसआई मात्रक आपको पता है क्या है, कूलाम। तो आवेश का एसआई मात्रक हो गया कूलाम, और 2a जो है वो इन दोनों आवेशों के बीच की अत्यल्प दूरी है, और दूरी का मात्रक भाई क्या होता है, मीटर। तो फाइनल मात्रक हो गया कूलाम मीटर।
ये इसका एसआई मात्रक हो गया। इसका सीजीएस मात्रक पूछ लिया जाए तो सीजीएस मात्रक आवेश का होता है स्टेट कूलाम, ESU याद होगा आवेश के मात्रकों वाले वीडियो में। और यहाँ पर मीटर था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या हुआ स्टेट कूलाम और सेंटीमीटर। अब ज्ञात करते हैं इसका विमीय सूत्र, वही कक्षा 11 में अच्छी तरह से समझाया हुआ टॉपिक, और वो भी निकलता है किससे, इसके फॉर्मूले से। आवेश का विमीय सूत्र लिखेंगे तो आवेश वाले टॉपिक में हम देख चुके हैं A1 और T1, धारा गुणा समय, जो कि कक्षा 10 में भी अध्ययन किया है। और सेकंड भौतिक राशि हमारे पास क्या है, दूरी, और दूरी का विमीय सूत्र क्या लिखेंगे L1। सबको इकट्ठा कर दीजिए, फाइनल हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। द्रव्यमान इसमें है नहीं तो M0, L1, T1 और A1। तो ये हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र M0, L1, T1 और A1, और मात्रक हो गया कूलाम मीटर, तथा हमारे पास दिशा हो गई नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो परिभाषा ही आपकी यहाँ पर क्लियर हो चुकी होगी कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के। P वेक्टर बराबर हो जाएगा Q × 2A वेक्टर, दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, मात्रक आपकी कूलाम मीटर, और विमीय सूत्र M0, L1, T1 और A1। ये हो गया हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में अध्ययन किया। आगे आने वाला जो वीडियो होगा वो आपके एग्जाम की दृष्टि से 4 नंबर का क्वेश्चन बन के जरूर आता है, और वो होगा कि इस विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर यदि कोई पॉइंट लिया जाता है तो उस पॉइंट पर इन दोनों आवेशों के कारण फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सेकंड प्रश्न बनेगा कि इसकी निरक्ष पर यदि कहीं पर पॉइंट लिया जाता है तब फाइनल विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो 12th क्लास में अक्ष और निरक्ष इन दोनों ही पॉइंटों के ऊपर फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले की स्थापना है। यह था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें हमने 2 टॉपिकों के बारे में अध्ययन किया, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के। इसी का आगे का भाग हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्यारे विद्यार्थियों धन्यवाद।